साल पहले आजमगढ़ उपचुनाव से पहले ये जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन इस उपचुनाव में कुछ ऐसा हुआ कि गढ़ ध्वस्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने विजय पताका लहराई। हालांकि ये चुनाव ऐसा था जहां चर्चा जीतने हारने वाले उम्मीदवार से ज्यादा सपा और बीजेपी में वोटों के अंतर को कम या ज्यादा करने वालों के उम्मीदवार के तौर पर हुई, और वो उम्मीदवार थे बसपा के उम्मीदवार गुड्डू जमाली, जिनके चुनाव लड़ने का नतीजा सपा के धर्मेंद्र यादव को भुगतना पड़ा और उन्हें हार मिली। इस बात को अब 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की रणनीति आज भी ठीक वही है, जिसके चलते अब ये चर्चा हो रही है कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन की राह यूपी में मुश्किल करने वाली है। बता दें कि विपक्ष में होने के बाद भी मायावती ने अलग रास्ता चुना और इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुई और अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सूत्रों के मुताबिक पिछले 3 दिनों में उन्होंने 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसमें से 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। ये बात यूपी में आम है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त बीजेपी के खिलाफ पड़ता है, जिसका सीधा फायदा राज्य स्तर पर समाजवादी पार्टी और देश स्तर पर कांग्रेस को होता रहा है। अब जब दोनों ही दल सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तले साथ आ गए हैं, तो कयास लगाया जा रहा है कि मुस्लिम वोट ना भटककर अब सीधा इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन मायावती का गेम प्लान इंडिया अलायंस के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। मायावती की इस रणनीति का असर यूपी विधानसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ा था, जिसमें भले ही 403 में से केवल 1 सीट बसपा ने जीती हो, लेकिन सपा को हराने में अहम भूमिका निभाई थी और बसपा का वोट बीजेपी में शिफ्ट हुआ था। सूत्रों के मुताबिक बसपा ने कन्नौज से पूर्व सपा नेता अकील अहमद, पीलीभीत से पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान, अमरोहा से मुजाहिद हसन और मुरादाबाद से इरफान सैफी को मैदान में उतारा है। हालांकि इनमें से कुछ जगह ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं और ऐसे में बसपा के पास और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां पर बसपा की रणनीति साफ दिखाई पड़ती है। कन्नौज की बात की जाए तो ब्राह्मण बाहुल है और नंबर 2 पर यादव, मुस्लिम और दलित लगभग बराबर हैं। ऐसे में मायावती दलित चेहरा भी उतार सकती थी, लेकिन वो मुस्लिम चेहरे के साथ गई हैं। हालांकि पीलीभीत, मुरादाबाद और अमरोहा में मायावती का दांव चुनावी दांवपेच के हिसाब से सटीक भी बैठता है, क्योंकि सभी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन बसपा की रणनीति की कोई काट ला पाता है या फिर मायावती अपनी राजनीतिक काबिलियत एक बार फिर से प्रमाणित करती नजर आती है। करीब 2 साल पहले आजमगढ़ का वो उपचुनाव, जिस उपचुनाव में न चर्चा विजेता की हुई, न चर्चा जो कैंडिडेट हारा उसकी हुई, चर्चा उस व्यक्ति की हुई, उस पार्टी की हुई जिसकी वजह से शायद एक जीत और हार का अंतर बदल गया, या यूं कहें कि जीत और हार ही बदल गई। राजनीतिक दल बदल गए, गढ़ ध्वस्त हो गया और जीते हुए कैंडिडेट की तस्वीर बदल गई। यूँ तो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि रही है, लेकिन 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि वो गढ़ ध्वस्त हो गया। गलती किसकी, कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड से बात करेंगे या नंबर्स की बात करेंगे तो बसपा के कैंडिडेट गुड्डू जमाली की चर्चा कहीं ना कहीं जीते हुए और हारे हुए प्रत्याशी यानी कि बीजेपी और सपा से कहीं ज़्यादा हुई। बसपा के चर्चे सबसे ज़्यादा हुए। लाख वोट पाकर वो हार ज़रूर गए, लेकिन उन्होंने किसी कैंडिडेट के हार का अंतर बदल दिया तो किसी कैंडिडेट को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। गुड्डू जमाली ने एक बड़ा अंतर पैदा किया था और इसी वजह से कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी के इस कैंडिडेट की वजह से आजमगढ़ में सपा को हार मिली और धर्मेंद्र यादव को बैक सीट लेनी पड़ी और निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से सांसद बने। तो क्या मायावती आज भी, या यूँ कहें इस लोकसभा चुनाव में भी वही रणनीति अपनाती नजर आ रही हैं? इस बात की चर्चा एक बार फिर हो उठी है। क्यों चर्चा हुई है? इस वजह से चर्चा हुई है कि बहुजन समाज पार्टी ने सूत्रों के मुताबिक 5 सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स घोषित किए हैं, जिनमें से 4 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। क्या हैं वो प्रत्याशी, वो भी हम आपको बताएंगे। कौन से ज़िले हैं? मुरादाबाद, कन्नौज, पीलीभीत और अमरोहा, ये वो 4 ज़िले हैं जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। हम आपको बताएंगे कि वो कौन से प्रत्याशी हैं जिनको उतारा गया है। सूत्रों के मुताबिक बसपा ने कन्नौज से पूर्व सपा नेता अकील अहमद को उतारा है, पीलीभीत से पूर्व मंत्री अनिल अहमद खान यानी कि फूल बाबू को उतारा है, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन और मुरादाबाद से इरफान सैफी को उतारा है। ये 4 कैंडिडेट्स बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम उतारे हैं 4 जिलों से। 5 की अनाउंसमेंट हुई है सूत्रों के मुताबिक। हालांकि ऑफिशियल तौर पर पार्टी की ओर से अभी भी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन जिला स्तर पर पार्टी द्वारा ये बताया गया है कि यही कैंडिडेट्स लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे और ज़मीनी स्तर पर तैयारी करिए, बूथ लेवल को मजबूत करिए और बढ़िया से इस चुनाव को लड़िए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पहले ही ये चुनाव अकेले लड़ने की बात कह चुकी है। अब क्या अंतर पैदा होगा और कैसे
इन कैंडिडेट्स के जरिए इंडिया अलायंस का गेम प्लान खराब हो सकता है। इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप कन्नौज की बात करते हैं, कन्नौज जिला है, कहते हैं समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। हालांकि सुब्रत पाठक सांसद हैं, डिम्पल यादव को हराया था, लेकिन उसके अलावा अगर आप वहाँ पर समीकरण समझें, कन्नौज का समीकरण कुछ ये कहता है कि वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, इसी वजह से सुब्रत पाठक को टिकट मिला और सुब्रत पाठक ने वहाँ जीत की, ब्राह्मणों का वोट हुआ और सुब्रत पाठक विजयी हुए। नंबर 2 पर अगर वोट की आप बात करेंगे तो यादव, मुस्लिम और दलित लगभग एक ही संख्या में वहाँ पर आते हैं। ऐसे में मायावती ने आखिर कन्नौज से मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों उतारा, इस बात की चर्चा अब हो रही है। इसलिए हो रही है कि मायावती अगर चाहती तो वहाँ से शायद दलित उम्मीदवार भी, दलित प्रत्याशी भी खड़ा कर सकती थी, लेकिन मायावती ने ऐसा नहीं किया। मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी को वहाँ से उतारा। अब कहानी क्या है कि समाजवादी पार्टी वहाँ से अखिलेश यादव को लड़ाएगी, जहाँ तक पूरे चांसेस हैं। इधर से अगर आते हैं सुब्रत पाठक, ब्राह्मण बनाम यादव, और बीच में आएगा एक मुस्लिम प्रत्याशी, तो क्या मुस्लिम जो वोट कन्नौज में है, जो कि ठीक ठाक संख्या में है, तो क्या वो बहुजन समाज पार्टी में शिफ्ट होगा या वो अपना कोर पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी की ओर ही रहेगा, इंडिया अलायंस की तरफ ही देखेगा? इस बात की चर्चा होनी लाजमी। हालांकि जो अन्य 3 जिले हैं, अगर आप बात करें पीलीभीत का, मुरादाबाद या अमरोहा का, इन तीनों ही जगहों पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और यहाँ माना जा रहा है कि मायावती के पास शायद और कोई तरीका नहीं था और किसी का वोट काटना हो या ना काटना हो, वो अपनी पार्टी का हित सोचेंगी और उनका वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारना पूरी तरीके से लाजमी समझ में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मूव से भी नुकसान अगर किसी को होगा तो वो इंडिया अलायंस को ही होने वाला है, फिर चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो पीलीभीत हो और चाहे वो अमरोहा हो। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 5 सीटों में 4 सीटों के प्रत्याशी मुस्लिम्स हैं। समाजवादी पार्टी इस बात को कहती आई है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती रही है, लेकिन बसपा सपा को ही आड़े हाथों लेती है और ये कहती है असल बी टीम बीजेपी की तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी नहीं। बहुजन समाज पार्टी तो ये चुनाव, यूपी चुनाव भी अकेले लड़ा था और ये लोकसभा का चुनाव भी बहुजन समाज पार्टी अकेले ही लड़ने वाली है। तो आखिर हम बी टीम कैसे हुए? हालांकि एक बात की चर्चा और है कि मायावती क्या कांग्रेस से बातचीत कर रही हैं। हालांकि इन सारी ही बातों का खंडन ट्विटर के जरिए मायावती ने कर दिया है, लेकिन ये जो 4 सीट्स हैं, ये कितना बड़ा रोल इस बार के चुनाव में प्ले करने वाले हैं, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। क्या इंडिया गठबंधन के पास मायावती के इस गेम प्लान का कोई काट है? क्या कोई तरीका है जिसके ज़रिए इंडिया अलायंस यानी कि सपा और कांग्रेस मिलकर मायावती के इस प्लान को फेल कर सकते हैं, या फिर मायावती के लिए ये केवल एक शुरुआत है, ये बस झांकी है और असली कहानी अन्य कैंडिडेट के अनाउंसमेंट के साथ अभी बाकी है? ये वक्त बताएगा और इस पूरे मामलात में इंडिया अलायंस का क्या पलटवार होगा, उस पर नज़र रहेगी। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।